हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ई पाठ्यशाला। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सो आप सब लोग अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में कुछ प्रीवियस ईयर्स के मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के पेपर को सॉल्व करेंगे। भले ही ये मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम है, लेकिन इसमें बायोलॉजी जो सब्जेक्ट है वो एलटी साइंस वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि पेपर अलग है, लेकिन पेपर सॉल्व करने से हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि एग्जामिनर किस किस व्यू में किसी खास टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप नए हैं तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्ट मैच। टीएच मॉर्गन जो है वो ट्रांसडक्शन से रिलेटेड है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ट्रांसडक्शन तो जिंडर और लेडरबर्ग रिलेटेड होता है। टीएच मॉर्गन ने तो क्रोमोजोम्स की थ्योरी दी थी, हेरिडिटी की, तो ये तो गलत ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट है F2 इंटू रेसेसिव पेरेंट। जो F2 होता है और उसको रेसेसिव पेरेंट के साथ जब क्रॉस करते हैं तो डायहाइब्रिड क्रॉस नहीं मिलता, टेस्ट क्रॉस मिलता है या फिर बैक क्रॉस मिलता है। राइबोजाइम जो है वो एक कैटालिटिक आरएनए है, और जो कैटालिटिक आरएनए है इसका मतलब है ये तो न्यूक्लिक एसिड है, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। और जी मेंडल जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि ही इज़ नोन एज अ फादर ऑफ जेनेटिक्स के रूल दिए थे। तो मुझे लग रहा है तीसरा ही इसका आंसर है, जिसको कि विदेशी कंपनी द्वारा पेटेंट कर दिया गया है। पेटेंट का मतलब होता है अपना ऑफिशियल अधिकार जमा दिया है, यानी कि वो कंपनी जो है वो राइस की स्पेशल वैरायटी को ग्रो करने के लिए उसने अपना ऑफिशियल सर्टिफिकेट बना दिया है। और अगर इसके अलावा, उस कंपनी के अलावा कोई और देश या कोई और कंपनी उसे बनाने की कोशिश करेगी, उसका निर्माण करने की कोशिश करेगी, तो उसको कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। तो मतलब एक तरह से पेटेंट करवा दिया है। तो भाई, राइस की ऐसी कौन सी फसल थी, हालांकि वो हमारे देश में बहुत पहले से मौजूद थी, लेकिन हमारा देश बहुत ही ज़्यादा लेट रहता है और बाहरी कंपनियां आकर के विदेशी चीज़ें जो होती हैं वो यहाँ अधिकार कर लेती हैं, क्योंकि हमारे इतना नॉलेज नहीं होता है। तो आपको बताना है वो कौन सा वाला वैरायटी है, तो वो है बासमती। इसका सही आंसर हो जाएगा बासमती। राइस की वो वैरायटी है जिसको कि विदेशी कंपनी के द्वारा क्या कर दिया गया है, पेटेंट कर दिया गया है, और ये हमारे देश की बहुत पुरानी वैरायटी रही है। जबकि नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज़ रॉन्गली मैच्ड। आपको रॉन्गली मैच्ड पेयर्स बताना है कि इनमें से कौन गलत है। देखिए, एक्सओ टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन ग्रास ऊपर में पाया जाता है, ये करेक्ट है। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। टीएच मॉर्गन जो है वो लिंकेज से रिलेटेड है, ये भी सही है। क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ हेरिडिटी है वो भी मॉर्गन ने दी थी, लिंकेज के बारे में भी मॉर्गन ने ही बताया था। स्टार्च सिंथेसिस जो होता है पी में, वो मल्टीपल एलील से नहीं होता है, क्योंकि वो होता है प्लियोट्रॉपिक जीन से। जो प्लियोट्रॉपिक जीन होता है वो कंट्रोल करता है स्टार्च सिंथेसिस को मटर में, इसलिए जो इसका गलत, जो सही आंसर है वो हो जाएगा थर्ड वाला, ये रॉन्गली मैच्ड है। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको उस करेक्ट स्टेटमेंट को चूज़ करना है कि कौन सा करेक्ट है। स्प्लिशोसोम्स टेक पार्ट इन ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन की जो प्रोसेस होती है, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, उसमें स्प्लिशोसोम्स पार्टिसिपेशन नहीं करता है, क्योंकि स्प्लिशोसोम्स का काम क्या है, ट्रांसक्रिप्शन में है उसका काम मेन। तो ये वाला तो रॉन्ग हो गया। सेकंड है, पुनेट स्क्वायर वाज डेवलप्ड बाय ब्रिटिश साइंटिस्ट। पुनेट स्क्वायर को जो डेवलप किया था वो किया था पुनेट नामक साइंटिस्ट ने ही, उसके नाम से उसको पुनेट स्क्वायर कहा गया। और वो कहाँ से बिलोंग करता था, वो ब्रिटेन से, यानी कि वो ब्रिटिश साइंटिस्ट था। ये बिल्कुल करेक्ट है, तो उसका आंसर तो यही हो जाएगा। लेकिन हम और भी ऑप्शन देख लेते हैं। फ्रैंकलिन स्टॉल कॉइंड द टर्म लिंकेज। जी नहीं, यहाँ पर स्टॉल ने नहीं किया था, इसका काम दूसरा ही था। ट्रांसडक्शन वॉज डिस्कवर्ड बाय अल्टमैन, ये भी गलत है, क्योंकि लेडरबर्ग और जो जिंडर है उसने ट्रांसडक्शन की खोज की थी। तो फ्रैंकलिन स्टॉल ने लिंकेज का टर्म नहीं दिया था, और पुनेट स्क्वायर एक ब्रिटिश साइंटिस्ट है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन ये नीट में पूछे गए हैं, थोड़े कठिन हैं, पर कभी कभी एक क्वेश्चन हो ही जाता है कि जो वो टफ दे ही देते हैं। नेक्स्ट वन, द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ फॉर सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए वाज फर्स्ट सॉन इन अ। तो जो सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन किया गया था डीएनए का, वो पहली बार किया गया था एस्कैरिकिया कोलाई पर, जो कि एक बैक्टीरिया है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकेंड वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर्स ओनली वंस इन इट्स लाइफ टाइम। तो जो मैंगो होता है
उस पे तो हर साल आते हैं। जैक फ्रूट भी हर साल होता है, कटहल, पैपाया ये भी हर साल होता है। जो बैम्बू स्पीसीज़ होते हैं उसमें हमने कभी फ्लावर आते हुए नहीं देखे, क्योंकि बहुत रेयर आते हैं, 50 सालों में एक बार आ जाएगा। फिर जैसे ही आते हैं उसमें फ्लावर्स, बहुत सारे फ्रूट्स भी आते हैं, उसके बाद वो पौधा ही मर जाता है, मतलब वो पेड़ ही चला जाएगा। ऑफसेट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, ऑफसेट्स को प्रोड्यूस किया जाता है इनमें से कौन सी प्रोसेस के थ्रू? तो पहले हम ऑफसेट समझ लेते हैं, ऑफसेट्स होता क्या है। तो जो वाटर हायाकिंथ पौधा होता है, वाटर हायाकिंथ जो एक जंगली है पौधा है, वो पानी के तालाब में ग्रो करता है। जो ग्रो करता है वो किसके थ्रू करता है? वो करता है स्टेम जो होती है वो बह आती रहती है, वो होती है ऑफसेट। ये पौधा है वाटर हायाकिंथ, ये दिखने में बहुत खूबसूरत है लेकिन जंगली पौधा है, और जहाँ वाटर बॉडीज़ होती है वहाँ पर धीरे धीरे इतनी ग्रोथ कर लेता है कि पूरी वाटर बॉडीज़ को ही गायब कर देता है। ये पौधा आपको जहाँ जहाँ तक फैला हुआ दिख रहा है, इसका मतलब वहाँ वहाँ वाटर बॉडीज़ रही होगी। इस डायग्राम में देखिए, ये जो स्टेम है ऑफसेट यहाँ पर शो हो रहा है, वो एक कॉर्निया है, और इसमें ये दिखा रहा है कि किस तरह से कनेक्टिविटी हो रही है और ये धीरे धीरे ग्रो करता जा रहा है। अब ऑफसेट्स एक वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है, यानी कि सोमेटिक बॉडी है, सोमेटिक सेल्स हैं। तो सोमेटिक सेल्स में तो हमेशा माइटोटिक डिविजन्स ही होता है, क्योंकि म्योटिक डिविजन्स तो सोमेटिक में नहीं पार्टिसिपेट करते हैं। ये होते हैं जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं, गोनेट्स वगैरह, उसमें वहाँ पर डिवीज़न टेक प्लेस करता है। बाकी पार्थेनोकार्पी और पार्थेनोजेनेसिस जो होते हैं, ये फ्रूट फॉर्मेशन का काम करते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन के। तो ऑफसेट जो प्रोड्यूस होते हैं वो माइटोटिक डिवीजन से होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा दूसरा वाला। नेक्स्ट वन, करेक्ट मैच बताना है आपने कि कौन किससे रिलेटेड है। पहला है मैथ्यू मेसलसन एंड एफ स्टॉल। तो मेसलसन और स्टॉल ने तो सेमी कंजर्वेटिव नेचर बताया था डीएनए का, तो इसने तो पाइसम सेटाइवा में किया ही नहीं, ये मेंडल ने किया था, पहला क्रॉस हो जाएगा। दूसरा, एल्फ्रेड हर्शी एंड मार्था चेस ने टीएमवी पर रिसर्च किया था। देखिए, इन्होंने टोबैको मोज़ेक वायरस के बारे में तो नहीं बताया था, बस इन्होंने इतना डिस्कवर ज़रूर किया था कि वायरस में जो इन्फेक्टिव पार्ट होता है या जेनेटिक पार्ट जो होता है वो प्रोटीन होता है, ये बताया था, इसलिए थोड़ा इसको होल्ड पर रखते हैं। फिर नेक्स्ट आता है एलिक जेफरीज। एलिक जेफरी ने स्ट्रेप्टोकोकस पे मुझे नहीं लगता कोई एक्सपेरिमेंट किया, क्योंकि ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से रिलेटेड है। फिर फोर्थ क्वेश्चन है, फ्रैंकोइस जैकब एंड जैकिस मोनर्ड जो है वो लैक ऑपरेंस से संबंधित है। ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि इनका जो भी एक्सपेरिमेंट हुआ था वो उन्होंने लैक ऑपरेंस से रिलेटेड किया था। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वाकई में टीएमवी की खोज जो है वो हर्शी और चेस ने नहीं करी थी, बस इतना बताया था कि वायरस में जो जेनेटिक मटेरियल है वो प्रोटीन है। इसलिए आप थोड़े क्वेश्चन जो एक जैसे मिलते जुलते होते हैं उन्हें आप ध्यानपूर्वक भी कर सकते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्थ वन। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ प्रूव्ड हेल्पफुल इन प्रिजर्विंग पॉलन एज अ फॉसल्स। जो पॉलन्स होते हैं वो फॉसल्स की तरह संभाल के भी रखे जा सकते हैं, क्योंकि जब हमें ज़रूरत हो तब हम उसको ग्रो कर सकें या तब हम उसको फर्टिलाइजेशन में प्रयोग कर सकें, इसलिए पॉलन को एज अ फॉसल की तरह भी प्रिजर्व किया जा सकता है। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो उसको फॉसल्स की तरह प्रिजर्व रखने में मदद करती है? वो होती है फोर्थ वन, स्पोरोपोलिन। तो ये इस तरह की एक आउटर लेयर होती है जो कि प्रोटेक्टिव लेयर होती है, जो कि उसे एज अ फॉसल की तरह प्रिजर्व्ड रखती है। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला। नेटेलिटी रिफर्स टू, जो नेटेलिटी होती है वो क्या रिफ़र करती है? तो नेटेलिटी का मतलब होता है कि कितनी रेट के साथ इंसान जन्म ले रहा है, बच्चा जन्म ले रहा है, बर्थ रेट को रिफ़र करता है। तो नेटेलिटी रिफर्स टू बर्थ रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड ओजोन डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड ओजोन डे हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है। और देख लेते हैं इसमें, और देखते हैं 5 जून को तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है। 21 अप्रैल को शायद कुछ डे नहीं होता, लेकिन 22 अप्रैल को शायद वर्ल्ड अर्थ डे होता है। अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे बताइएगा, ठीक है। तो 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे मनाया जाता है। तो आज हमने यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया। अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं पर कोई आंसर रॉन्ग है या रॉन्ग एक्सप्लेन किया गया है तो आप इसे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, हम उसे सुधारने की कोशिश करेंगे। आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।